हेलो क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और काफ़ी कुछ बात किया था। और फिलहाल जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। देखिए, नॉन एक्वस टाइट्रेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है उसमें सॉल्वेंट की ही होता है। एक्वस टाइट्रेशन में सॉल्वेंट केवल पानी होता है, ठीक है, जबकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स का जो हम डिसाइड करते हैं वो एनालाइट बेसिकली एसिड या फिर बेस का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो सही सॉल्वेंट का जो सिलेक्शन है वो रिएक्शन की स्पीड, आयोनाइजेशन, एंड पॉइंट और एक्यूरेसी को बेसिकली प्रभावित करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली 4 टाइप के नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन में। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को उनके प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन देने या एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है इसी के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आप देखोगे प्रोटोजेनिक, एक एसिडिक सॉल्वेंट। इसके बाद प्रोटोफिलिक जो मैं बताऊंगा जो बेसिक सॉल्वेंट है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट एंड अप्रोटिक। अप्रोटिक जो लास्ट में नेचुरल सॉल्वेंट या जो न्यूट्रल सॉल्वेंट्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटोजेनिक या एसिडिक सॉल्वेंट्स के बारे में। देखिए, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स वे सॉल्वेंट्स होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम एसिडिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। इन सॉल्वेंट्स में वीक बेसिस बहुत आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या ग्रहण करती है और उनकी बेसिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और उनका टाइट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली चीज़ तो ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, दूसरी चीज़ एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, वीक बेसिस के आयोनाइजेशन को बढ़ाते हैं, वीक बेसिस की जो टाइट्रेशन है उसके लिए बहुत उपयुक्त है, शार्प एंड पॉइंट अचीव करने में हेल्प करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में वीकली बेसिक ड्रग्स के जो ऐसे में बहुत बेटर यूज़ है इनका। एग्जांपल्स में जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ग्लेशियल एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है। इसके अलावा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। देखो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज़फुल और बेटर सॉल्वेंट माना जाता है। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोटोफिलिक या बेसिक सॉल्वेंट्स। देखिए, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स वे सॉल्वेंट्स होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम बेसिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये वीक एसिड्स की आयोनाइजेशन को बढ़ाते हैं, जिससे वीक एसिड्स का जो टाइट्रेशन है ये इजी और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो पहली चीज़ ये भी प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं, वीक एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वीक एसिड्स के टाइट्रेशन के लिए बेटर है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड पॉइंट बहुत शार्प बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड अमोनिया, पायरिडीन, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। इसके अलावा कुछ चीज़ों में एसीटोन और डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा है ये है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोटॉन दे भी सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मीन्स कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो प्रोटॉन डोनर भी हो सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो सकते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों टाइप के एनालाइट्स के लिए यूज़फुल है और मीडियम अनाइजिंग पावर रखते हैं। कई एसिड बेस रिएक्शन में यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल सबसे पहला तो वाटर, ठीक है, उसके अलावा मेथनॉल, एथनॉल, ठीक है, एसिटिक एसिड। देखो ध्यान दो, वाटर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है लेकिन नॉन एक्वस टाइट्रेशन में नॉर्मली
अदर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स भी यूज़ किया। तो वाटर तुम्हारा एक्वस हो गया, तो इसको हटा के आप मेथनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड ये सब रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो ना तो प्रोटॉन देते हैं और ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये केवल एनालाइट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं और एसिड बेस रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्रोटॉन डोनर नहीं होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी नहीं होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और न्यूट्रल मीडियम ये प्रोवाइड कराते हैं। एग्जांपल के तौर पे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टोलुइन, डायोक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है कॉमन ट्राइटेंट्स, जिनको हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ करने वाले हैं। टाइट्रेंट को जो डिसाइड करना होता है ना, एनालाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइट्रेंट्स फॉर वीक बेसिस, सो वीक बेसिस के जो एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कॉमन टाइट्रेंट्स लाइक परक्लोरिक एसिड, HClO4, इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड सबसे बेटर यूज़फुल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ कंडीशंस में, एंड पी टोलुइन सल्फोनिक एसिड, ये स्पेशल एप्लीकेशंस में इसको यूज़ करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स जैसे कि यूज्ड फॉर द एसे ऑफ एफिड्रीन, लिडोकेन, एस्ट्रोपिन, क्विनीन और डाइफेनहाइड्रामीन, कोडीन, इन सब चीज़ों के लिए। दूसरा हम बात करेंगे ट्राइटेंट्स फॉर वीक एसिड्स। सो वीक एसिड्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस का हम यूज़ करते हैं। तो कॉमन टाइटेंट्स इसमें क्या हो सकता है, सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONA मेथनॉल में, इसके अलावा पोटेशियम मेथॉक्साइड, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम मेथॉक्साइड। सो फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स के तौर पे लाइक बार्बिचुरेट्स, सल्फोनामाइड्स, फिनोबार्बिटल और कुछ रिएक्शंस में या कुछ एक्सपेरिमेंट्स में एस्पिरिन। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो एक्वस टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स हमेशा नॉन एक्वस मीडियम में यूज़फुल नहीं होते, इसलिए थोड़े स्पेशल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, लाइक क्रिस्टल वॉयलेट। जब ये कलर चेंज करता है तो वॉयलेट से ग्रीन में आ जाता है, कॉमनली इसको वीक बेसिस के लिए। और मेलाशिट ग्रीन जो है ये ग्रीन से येलो, तो वीक बेसिस। एजो वायलेट जो बेसिकली है ये वॉयलेट से ब्लू में वीक बेसिस के केसेस में। और क्विनाइडिन रेड जो है ये रेड से येलो में चेंज होता है, तो वीक बेसिस। एंड इसके अलावा हमारे लिए थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है, तो कुछ वीक एसिड टाइट्रेशंस। इसके अलावा फेनोल्फथलीन कलरलेस से लेके ये पिंक तक कलर दे सकता है, तो कुछ वीक एसिड टाइट्रेशंस में लाइक अल्कोहलिक मीडियम में ये चीज़ें दे सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड हो सकते हैं यहाँ पे। देखिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन में नॉर्मली वही वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कम्प्लीटली ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पानी की थोड़ी सी भी मात्रा भी हमारे रिजल्ट्स को चेंज कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। सो द apparatus used in non-aqueous titrants is similar to that used in ordinary analysis. It includes क्या क्या इसमें होगा, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट फिलर और मेजरिंग सिलेंडर, फनल, एनालिटिकल बैलेंस, ग्लास रॉड, मैग्नेटिक स्टिरर, मॉइस्चर फ्री ग्लासवेयर, wash bottle and white tile, retort stand and burette clamp, analytical balance वगैरह जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई।
ये सारी चीज़ें। सो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे जनरल प्रोसीजर जो हमारा आएगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। सो सभी ग्लासवेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके पूरी तरीके से ड्राई करो, ठीक है। फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट को आप डिसाइड कीजिए, जैसे कि हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एनालाइट को सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिज़ोल्व करो। थोड़ी सी चीज़ें और आएंगी कि जैसे कि एक्यूरेटली फार्मास्यूटिकल सैंपल को वे किया जाए, सुटेबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अप्रोप्रिएट इंडिकेटर। जो भी अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स 2 से 3 बूंदे उसमें हम मिलाएंगे, ठीक है। एंड ब्यूरेट में स्टैंडर्ड नॉन एक्वस टाइट्रेंट्स को फिल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, टाइट्रेंट को धीरे धीरे एनालाइट में आप मिलाओगे और फ्लास्क को कंटिन्यूसली शेक करोगे या मूव करोगे, ठीक है। एंड इंडिकेटर का जो स्थायी कलर चेंज होगा और पर उसके चेंज पर आप टाइट्रेंट्स को रोक दें, ठीक है। इनिशियल और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग्स को नोट करें, ठीक है। एंड जो भी टाइट्रेंट वैल्यू आएगी वो निकाला जाए। तो कम से कम 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स को लेकर हम एवरेज टाइटर के आधार पर कॉन्सेंट्रेशन या ऐसे की जो हम कैलकुलेशन है वो करेंगे, ठीक है। तो एडवांटेजेस की बात करें अगर नॉन एक्वस टाइट्रेशन के, वीक एसिड्स और वीक बेसिस का एक एक्यूरेट एनालिसिस यहाँ पे हम पॉसिबल है। वीक इनसॉल्युबल कंपाउंड्स कैसे किया जा सकता है, प्रोड्यूस शार्प और डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट मिल सकता है, इम्प्रूव्स आयोनाइजेशन ऑफ पुअरली आयोनाइजेबल कंपाउंड्स, एक्यूरेसी और प्रिसीजन बेटर होती है, हाइड्रोलाइसिस और साइड रिएक्शंस की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के लिए बेटर यूज़फुल है। फार्माकोपियल मेथड्स आईपी बीपी यूएसपी में इसका यूज़ है। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज़ में बहुत भरोसेमंद रिजल्ट मिल जाते हैं हमें और कई ड्रग्स का डायरेक्ट ऐसे पॉसिबल बनता है, ठीक है यहाँ पे। बट लिमिटेशंस क्या हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स महंगे हो सकते हैं, ठीक है। कई सॉल्वेंट्स टॉक्सिक, कोरोसिव या फिर फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। ग्लासवेयर का पूरी तरीके से ड्राई होना ज़रूरी है। सॉल्वेंट्स मॉइस्चर से अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, स्पेशल हैंडलिंग और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो सभी एनालाइट्स के लिए यूज़फुल नहीं है। एंड जो नॉर्मल एक्वस टाइट्रेशन की कंपैरिजन की रिएक्शन ज़्यादा ही थोड़ी कॉशियस चीज़ें मांगती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब क्योंकि जो भी एसे ऑफ वीकली बेसिक एसिड्स ड्रग्स हमने बात किया, ठीक है, अल्कलॉइड्स, अमीन्स और जो भी अदर वीकली बेसिक ड्रग्स हैं इनका ऐसे करने में, ठीक है। और वीकली एसिड ड्रग्स जैसे बार्बिचुरेट, सल्फोनामाइड और अदर वीक एसिड्स का एनालिसिस। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल लाइक रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी को जांच करने के लिए, ठीक है। आईपी बीपी यूएसपी में बहुत अदर हर्ब्स के ऐसे में प्योरिटी टेस्टिंग, ड्रग सब्सटेंसेस की प्योरिटी डिसाइड करने में, स्टोरेज के टाइम ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी को असेस करने के लिए, न्यू एनालिटिकल मेथड्स और फॉर्मुलेशंस के डेवलपमेंट में, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो एक्वस मीडियम में सही रिजल्ट नहीं देते उन चीज़ों में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, पापावरिन, कोकेन, कैफीन, सल्फोनामाइड, बार्बिचुरेट्स। इट्स ऑल्सो यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स, finished dosage forms and official pharmacopoeial assays. That's it. अभी जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है,
इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होगा कुछ एग्जांपल वाइज, एंड थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल टाइट्रेशन, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, दैट्स इट। पहले इतना समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आ जाते हैं टॉप पे। देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ये भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसमें एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एक इनसॉल्युबल ठोस पदार्थ जिसको आप प्रेसिपिटेट कहते हो ये बनता है। इसी प्रेसिपिटेट के बनने के बेस पर हमारी टाइट्रेशन पूरी की जाती है, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं, जबकि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। आप जैसे नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो यही दोनों के बीच सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। एग्जांपल के लिए अगर किसी सॉल्यूशन में हमने क्लोराइड आयंस की मात्रा पता करनी है तो हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, ठीक है। सिल्वर आयंस क्या हुआ है, सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयन मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और AgCl ये वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा जो आपको नीचे बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये देखो, सो अमंग ऑल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, ठीक है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन इज मोस्ट widely used because silver nitrate forms highly insoluble precipitates with halide ions, ठीक है। तो ये मेथड एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, वाटर एनालिसिस लेबोरेटरीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज फॉर एस्टिमेशन क्लोराइड एंड हैलाइड आयंस। तो precipitation titration is a volumetric analytical method in which the analyte reacts with the standard solution to form an insoluble precipitate, and the amount of analyte is determined from the volume of titrant required for complete precipitation. तो precipitation titration एक ऐसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें टाइट्रेंट और एनालाइट आपस में रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और इसी रिएक्शन के बेस पर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन पता की जाती है, ठीक है। देन प्रिंसिपल की बात करें, चलिए हम प्रिंसिपल की बात कर ले रहे हैं। प्रिंसिपल में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल है ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन पे आधारित है बेसिकली। जब भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स टाइट्रेंट को एनालाइट में धीरे धीरे मिलाया जाता है तब दोनों के बीच एक ऐसी रिएक्शन होती है जिससे एक स्पैरिंगली सॉल्युबल या एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, ठीक है। जब एनालाइट के सभी प्रेसिपिटेट सभी आयन्स प्रेसिपिटेट में बदल जाते हैं तब इक्विवेलेंस पॉइंट हमें मिलता है। इस पॉइंट का जितना टाइट्रेंट खर्च होता है उसी के आधार पर एनालाइट की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन की जो हम कैलकुलेशन है ये करते हैं। इस रिएक्शन की जो हम कह सकते हैं जो सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि बनने वाला प्रेसिपिटेट बहुत कम सॉल्युबल हो और रिएक्शन कंप्लीट हो और एंड पॉइंट क्लियरली पहचाना जा सके, ठीक है, इस तरीके से। अब एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने बताया अगर किसी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस की मात्रा हमें पता करनी है, ठीक है, तो उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3 मिलाएंगे, ठीक है। रिएक्शन अगर हमने क्या किया सिल्वर की क्लोराइड से हो गई तो क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड एक सफ़ेद प्रेसिपिटेट बनता है जब सॉल्यूशन के सभी क्लोराइड आयंस AgCl में बदल जाते हैं तो टाइट्रेशन पूरी मानी जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखोगे, ठीक है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है जैसे कि सिल्वर की उससे हमने कराई, जैसे कि देखो हमने मान लो कराया, ठीक है, Ag प्लस हैलाइड में बोला ना ब्रोमाइड हमने करा दिया, क्या बनेगा, ठीक है। ये भी क्या बनेगा, ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही आके बनेगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया जो सिल्वर
ब्रोमाइड बन रहा है, ये हल्का येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। ऐसे ही जैसे कि हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले लो, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड क्या बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, थायोसाइनेट एस्टिमेशन, ठीक है, सिल्वर के साथ थायोसाइनेट रिएक्शन का तो सिल्वर थायोसाइनेट ये सफ़ेद प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इस टाइप से हमारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का जो बेस है ये सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अवधारणा पे थोड़ा इस पे बेस्ड है। जब दो ऐसे आयन्स आपस में मिलते हैं जो बहुत कम घुलने वाले को बोलते हैं हम स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, जब दो ऐसे आयन्स आपस में मिलते हैं जो बहुत कम घुलने वाला कंपाउंड बनाते हैं तो वे कंपाउंड सॉल्यूशन से अलग होकर प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन मिलकर इन्होंने सिल्वर क्लोराइड बनाया। ठीक है, अब इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए ये तुरंत प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो सकता है। ठीक है, तो टाइट्रेशन के टाइम पे टाइट्रेंट धीरे धीरे एनालाइट में मिलाया जाता है। शुरुआत में हर एक जो सिल्वर आयन तुरंत से क्लोराइड आयन्स के साथ में मिलके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। जब सभी क्लोराइड आयन्स ख़त्म हो जाते हैं तब अगली बूंद आने वाले सिल्वर आयन सॉल्यूशन में फ्री रहने लगते हैं। यही अवस्था इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास होती है। ठीक है, तो सफिशिएंट इंडिकेटर के थ्रू एंड पॉइंट का पता लगाया जा सकता है। तो इसी टाइप से प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की जो सक्सेस है ये 3 बातों पर डिपेंड करती है। जो प्रेसिपिटेट है ये बहुत कम सॉल्युबल हो, रिएक्शन कंप्लीट और स्टोइशियोमेट्रिक हो, एंड पॉइंट क्लियरली डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एक सक्सेसफुल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड बहुत कम घुलनशील मीन इनसॉल्युबल या स्पैरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए ताकि वो आसानी से प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाए। ठीक है, उसके अलावा कंप्लीट रिएक्शन मीन्स रिएक्शन 100% पूरी होनी चाहिए, कोई एनालाइट बिना रिएक्ट करे नहीं बचना चाहिए। ठीक है, एंड precipitate should have a definite chemical composition, side reaction should not occur, end point should be sharp and clearly visible, indicator should not react before the equivalence point. ठीक है, रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो डिसाइडेड और नोन होना चाहिए। जैसे जैसे सिल्वर प्लस क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बना तो यहाँ रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो दैट्स इट। बाकी बनने वाला प्रेसिपिटेट स्टेबल होना चाहिए, दोबारा उसमें घुलना नहीं चाहिए, सॉल्यूशन में ऐसे आयंस नहीं होने चाहिए जो टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करके हमारे रिजल्ट्स को ख़राब करें। और रिएक्शन के लिए एक उचित पीएच बनाए रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ प्रेसिपिटेट्स एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में घुल सकते हैं। टाइट्रेशन के टाइम सॉल्यूशन को लगातार स्विर्ल करना मतलब हिलाना चाहिए ताकि प्रेसिपिटेट सामान्य रूप से बने। ठीक है, और एक ऐसा इंडिकेटर डिसाइड करना चाहिए जो इक्विवेलेंस पॉइंट के बहुत क्लोज एंड पॉइंट शो करे हमें। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखो, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आप मोहर्स मेथड समझ रहे हैं। ठीक है, मोहर्स मेथड ये एक बार में क्लियर नहीं होगा, उसके बाद वोलार्ड्स मेथड है। ठीक है, एंड फजान्स मेथड, ये 3 मेथड हम इसमें देखेंगे। ठीक है, कॉमन टाइट्रेंट्स का यूज़ किए जाएंगे, इंडिकेटर्स कैसे हैं। ठीक है, इन तीनों को अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बारी बारी समझेंगे, लिमिटेशंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें ओवरऑल। ठीक है, फिर हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी आएगी। तो फिलहाल आज क्लास में हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को थोड़ा बहुत समझा। ठीक है, इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन पे बेस्ड हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसका सबसे जो नॉर्मल टाइट्रेंट सिल्वर नाइट्रेट आपने देखा। ठीक है, और इनका जो यूज़ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और थायोसाइनेट आयन्स के एस्टिमेशन में होता है। प्रिंसिपल का जो बेस है वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और कम सॉल्युबिलिटी में है। ठीक है, और एक अच्छे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए रिएक्शन कंप्लीट, रैपिड
और स्टोइशियोमेट्रिक होनी चाहिए ताकि जो बनने वाला प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल और स्टेबल बने। ठीक है, तो दैट्स इट। ये क्लास यहीं पे रखते हैं। बाकी जो हमारा नया आएगा चैप्टर या नया जो मैं बताया आगे हम क्या चलेगा, ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम।